नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट शलभ तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल एजुकेशन बाय एडवोकेट शलभ तिवारी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल कानूनों की बात करेंगे, क्रिमिनल लॉस की बात करेंगे जो इंडिया में पहले से चल रहे थे और 2023 में बदले गए। एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि पहले कौन-कौन से मुख्य आपराधिक कानून थे जो हम यूज़ करते थे, जिस पर ट्रायल होते थे, जिस पर पनिशमेंट होती थी। तो उसमें सबसे पहला था आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, और इसका जो ट्रांसलेशन था वो था भारतीय दंड संहिता। जो दूसरा मेन कानून था वो था दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया। और तीसरा एक जो मेन कानून था आपराधिक, वो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन 3 कानूनों में मेन फेर बदलाव किए गए हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले इतिहास पे जाते हैं कि ये आईपीसी और ये जो आपराधिक कानून पहले थे, इनकी नींव कब से पड़ी। तो देखिए, हम अभी तक 2023 के पहले तक हम अंग्रेज़ों के कानून को फॉलो कर रहे थे जो आउटडेटेड थे, पुराने थे, जो कि सिर्फ सेंटर्ड थे पनिशमेंट पे, और उनमें बहुत सारी कमियां थी। अब जैसे कि आप आईपीसी को ले लें तो 1860 से हम वही फॉलो करते आ रहे हैं, 1860। इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो ये है कि पढ़ाई में तो हमारा देश बहुत आगे रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसी जगह यहाँ पे थी, तो नो डाउट कि हम पढ़ने लिखने में आगे थे। बट एक हमारे जो लॉर्ड मैकाले, जिनका नाम आता है, लॉर्ड मैकाले साहब थे, वो शायद गवर्नर जनरल बनाए गए थे इंडिया के। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा था कि इंडिया में इंग्लिश की पढ़ाई कराई जाए। उसके पीछे उनका मोटिव ये था कि उनको ऐसे लोग चाहिए थे काम करने के लिए जो सोचने में अंग्रेज़ हों, बोलने में अंग्रेज़ हों, लेकिन दिखने में इंडियन हों, ताकि वो इंडियंस से काम आसानी से ले सकें। ये तो पीछे की बात थी। फिर ये आईपीसी की नींव भी लॉर्ड मैकाले ने ही रखी, और यहाँ पे जो इंग्लिश का पाठ्यक्रम लाया वो लॉर्ड मैकाले का ही लाया हुआ। तो अब हम आ जाते हैं कानूनों पे। ये पुराने कानून थे जिनको बदला गया। अब आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड था, उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से दिया गया, जिसका एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म दिया गया बीएनएस। और उसके बाद क्या क्या दूसरा था जो सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी जगह पे हमें बीएनएसएस दिया। और इसका जो इस एब्रीविएशन का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। और जो तीसरा कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते थे, हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोलते थे, उसका नाम बदल कर किया गया बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी कि एज इट इज़ जो इंग्लिश में एब्रिविएशंस हैं उसी के हिंदी का ही पहला वर्ड है। तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है। और अब इसमें बदलाव क्या किए गए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है कि आईपीसी में सारी धाराएं थी 511 टोटल, 511। उसको समेट के 389 पे लेके आए, लेकिन बहुत सारे सब सेक्शन जोड़े गए। तो वो सब सेक्शन जोड़ने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही हुआ। और चूंकि ये कानून आधुनिक यानी मॉडर्न युग को देखते हुए बनाए गए हैं, तो इसमें कई सारे नए अपराध भी जोड़े गए, जिसमें साइबर क्राइम मेन है। आतंकवाद को भी इसमें डिफाइन किया गया है। और कई नए नए अपराध जोड़े गए हैं। स्टैकिंग इसमें आया है।
और सब सेक्शन से ये है कि उस कानून को जो एक पहले आईपीसी में एक धारा थी और उसकी एक ही परिभाषा थी, उसकी एक ही सज़ा थी। अब क्या किया है कि किसी भी धारा को बांट दिया गया है सेक्शंस में। लाइक अभी एग्जांपल लें तो जो पहले की 506 थी यानी थ्रेट फॉर लाइफ, उसको 354 में कन्वर्ट किया गया। तो 354 सेक्शन 1 टू 354 सेक्शन 4 है, जिसमें हर जगह ग्रेवियंस को बेस लेके सज़ा का प्रावधान किया गया है और मैक्सिमम इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। इस तरह की बहुत सारी धाराएं हैं जो चेंज हुई हैं। अच्छा, जो धाराओं का नंबर था, जैसे कि 302 मर्डर के लिए, हर कोई जानता है जो वकील है या नहीं है कि मर्डर के लिए धारा 302 लगती है। तो अब वही चीज़ें चेंज हो गई हैं थोड़ा। जैसे कि सीआरपीसी में जब पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती थी, आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली जाते थे, तो आप 156(3) सीआरपीसी 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप एक पिटिशन देते थे। अब क्या है, उसी को 173(4) कर दिया गया। डेफिनेशन सेम है, वर्क सेम है। अब हमें ये जानना है कि मेन अंतर क्या आए। मेन अंतर होते हैं, जिसको कहते हैं मुख्य अंतर आ गए हों, जिससे लगे कि हाँ नहीं, नए और पुराने कानूनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, नए कानून बुरे हैं या पुराने कानून बुरे थे। तो खैर, बुरा तो कुछ नहीं था। अब जो पुराने कानून थे वो मुख्य रूप से जो है दंड पर केंद्रित थे, यानी सैंक्शन पर, सज़ा पर। और ये बहुत पुराने थे, चूँकि ये ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं। तो बहुत पुराने कानून थे जिनमें बहुत सारे मुद्दे नहीं जोड़े गए थे। जैसे बहुत सारे मुद्दे नहीं जुड़े थे, जैसे साइबर क्राइम, जो तब उतना स्कोप नहीं था, तब साइबर क्राइम के बारे में किसी ने सुना नहीं था, तो वो चीज़ें इसमें ऐड नहीं थी, जिसको ऐड किया गया। और इस नए कानून को बनाने में और इसको बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट है, जो सबसे बड़ा लाभ है, वो ये है कि त्वरित न्याय हो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके मामले का निस्तारण किया जाए और पीड़ित को रिलीफ दिलाया जाए। अब देख लेते हैं पुराने कानून जो थे और नए कानून जो हैं उनमें मुख्य अंतर क्या थे। जो पुराने कानून थे वो औपनिवेशिक विरासत थे। जो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में बनी थी, वो ब्रिटिश काल के कानून पर आधारित थी और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती थी। यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना जो है लॉ बनाया। अब क्या था, ये मेनली सैंक्शन यानी सज़ा पर ही केंद्रित था, दंड पर ही केंद्रित था। और इसमें जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो मॉडर्न मुद्दे हैं या आधुनिक मुद्दे हैं, उनकी कमी थी। जैसे कि साइबर क्राइम। और अच्छा, उस समय टेररिज्म भी नहीं था, तो टेररिज्म जैसी चीज़ें भी इसमें नहीं थी, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये तो देख लेते हैं कि पुराने कानूनों से हमें ये मिलता था, जो कि अब आज के युग में इररिलेवेंट है। अब जो चेंजेस आए, उसमें चेंजेस क्या था कि अब जो हमारे कानून हैं वो जस्टिस पे सेंटर्ड है, यानी कि न्याय केंद्रित है, न्याय दिलाने के लिए केंद्रित है। अब इसमें आधुनिक अपराध हैं, जो मॉडर्न क्राइम है, उनको भी इंक्लूड किया गया, जिसमें फॉर एग्जांपल कह लेते हैं मॉब लिंचिंग है, टेररिज्म है, साइबर क्राइम है, स्टैकिंग है, विमेंस के अगेंस्ट जो लॉ है। अब इसमें और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक आउटलुक देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। अब जो पनिशमेंट का इसमें पनिशमेंट में भी चेंजेस आया है। अब
जो छोटे अपराध हैं, यानी कि जो छोटे क्राइम माने जाते थे, उन उन उनमें क्या है, सामुदायिक सेवा को जोड़ दिया गया एज अ सैंक्शन। यानी कि आप सामुदायिक सेवा, यानी कि एक सोशल सर्विस कह लेते हैं उसको, या कम्युनल सर्विस बोल देते हैं कि आप ये करिए। और जो पहले क्या था, पहले के कानूनों में देखा जाता था कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो पनिशमेंट थी उनमें थोड़ा लीनियंसी देखी जाती थी, लेकिन अब इसी को रिजिड कर दिया गया है, यानी कि उनको कठोर दंड दिया जाने लगा है। अब जो प्रक्रिया और साक्ष्य में बदलाव आए हैं, यानी कि आप ये कह लें कि शॉर्ट में सीआरपीसी और एविडेंस, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जितने हैं, ऑडियो वीडियो जैसे, उन साक्ष्यों को प्रेफरेंस दिया गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 65B, ये इसने पहले ही मान लिया था कि कोर्ट पे इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं उनको माना जाएगा, लेकिन अब इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वो एज अ सेकेंडरी था कि उसकी फोरेंसिक जांच होगी, उसके बाद उसको देखा जाएगा। जैसे सबूतों का परीक्षण, उसको किए बिना उसको कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। अब इन एविडेंसेस पे ज़्यादा, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना हो रहा है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, स्पाई कैम है, हर कोई स्ट्रिंग करता है, तो किसी के पास कोई भी चीज़ ऐसी है, या किसी को कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा आज उपलब्ध है, किसी को कॉल पे धमकी मिलती है, तो वो रिकॉर्डिंग भी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और उसी को लेके, उसी को बेस लेके आगे जो जो भी केस डायरी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी। अब यहाँ पे ये भी है कि जो भी विक्टिम है, विक्टिम को टाइम टू टाइम पुलिस की ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम एसएमएस के माध्यम से विक्टिम को बताए कि उसके केस की क्या प्रोग्रेस है। ये एक ड्यूटी जोड़ दी गई, जो कि मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। पुलिस के लिए काम बढ़ा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट विक्टिम को ये रहेगा कि हाँ मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, मेरे लिए न्यायपालिका कुछ कर रही है और मुझे न्याय मिल सकता है। अब क्या हुआ ना कि फास्ट ट्रैक सुनवाइयाँ जो होती हैं, एफटीसी जिनको बोलते हैं, फास्ट ट्रैक सुनवाइयों के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई, 30 दिन, 30 डेज। और ऑनलाइन और EFIR पे जोर दिया गया। इसलिए जोर दिया गया ऑनलाइन और EFIR पे, क्योंकि बहुत बहुत बार ये होता है कि पीड़ित इस हाल में नहीं होता कि वो थाने जाके रिपोर्ट कर सके, और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो थाने एक्सेस नहीं कर सकता, थाना दूर है, वो नहीं एक्सेस कर सकता। तो ऐसी जगह पर EFIR को इन्होंने प्रेफरेंस देने को बोला। अब क्या है कि जो और भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये तो मैं नटशल बता रहा हूँ आपको, इन शॉर्ट बता रहा हूँ। चेंजेस बहुत हुए हैं, बल्कि ये कहूँगा कानून थोड़े सख्त हुए हैं और अच्छे हुए हैं, जिनमें नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये मॉडिफाई हुए हैं एक तरह से। बट हाँ, अगर नाम को लेके बात की जाए तो पहले के जो कानून थे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन था और हिंदी ट्रांसलेशन था, आई एम सॉरी, लेकिन इन कानूनों का कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है या इनका कोई इंग्लिश नाम नहीं है। ये सारे कानून एज इट इज़ हैं, जैसे कि BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और BNS यानी भारतीय न्याय संहिता। तो एज इट इज़ ही रख दिया गया है। अब इसमें नए कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के पीड़ितों के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम 20 साल की सज़ा दी जाएगी। यानी जो 16 ईयर्स से कम है, अगर उनके साथ कोई बलात्कार की घटना होती है या उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है,
तो उनके लिए मिनिमम 20 ईयर्स का पनिशमेंट रख दिया गया है कि इतना तो होना ही होना है। और 16 साल से कम उम्र के होने पे पॉक्सो होता है, पॉक्सो लगता है। ये एक अलग अधिनियम है दंड देने का। तो वो मिनिमम 20 ईयर्स जाना ही जाना है और इनकी सुनवाई बहुत तेज होती है। अब यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी कुछ कंट्रोल किया गया नए कानूनों में। नए कानूनों में क्या है कि जैसे ही किसी को वो अरेस्ट करते हैं या अपनी कस्टडी में लेते हैं तो उनको तुरंत के तुरंत उस अक्यूज्ड का या जो भी है उसको, जो अगर शक के बिना पे भी ले रहे हैं, तो उसकी फैमिली को उनको इन्फॉर्म करना है कि हम इस मामले में आपके बेटे को या आपके पति को लेके जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात जोड़ी गई, ये CRPC या बोल दें BNSS में आता है। क्योंकि जब भी कोई सर्च होता है पुलिस की तरफ से, मान लीजिए कोई संदिग्ध दिखाई दिया रात के टाइम और उसको रोका गया और उसका सर्च किया गया, तो एक आदेश दिया गया कि आप इसको सर्च करने से पहले आप वीडियो ऑन कर लेंगे अपना कैमरा, तभी आप उसको हाथ लगाएंगे। क्योंकि बहुत फिल्मों में भी हमने देखा, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, क्योंकि जो रियल में होता है वही फिल्मों में होता है, दिखाया जाता है। सॉरी, होता नहीं है, दिखाया जाता है। तो पुलिस क्या करती थी कि पुलिस को कोई भी वजह हो, मे बी ब्राइब और मे बी समथिंग, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, पुलिस अपने पास से कोई अवैध सामान रख देती थी। लाइक एक मान लीजिए कट्टा रख दिया देसी और जिंदा कारतूस रख दिए 2। अब उसके ऊपर तो 3/25 आर्म्स एक्ट लगेगा तुरंत के तुरंत, और उसके खिलाफ FIR हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा, उसको बेल लेनी पड़ेगी। ऐसे ही होता था कि ये जो नारकोटिक्स के सामान होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो दिखा देते थे, उस पर थोड़ा ये तलाशी में भी थोड़ा वो आएगा। अच्छा, एक चीज़ और जोड़ी गई पुलिस के लिए, इन कानूनों में पुलिस के लिए काम बढ़ाया गया है, और जो कि ज़रूरी है। अब जब कोई FIR होती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, ये अब आवश्यक कर दिया गया है कि क्राइम स्पॉट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, एंड विद इन 24 आवर्स उसको आपको मेन सर्वर पे अपलोड करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव किए गए, उनको मॉडर्न किया गया क्योंकि ज़रूरत थी। आज क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर साइबर क्राइम की बात करें तो मेरे ख्याल से वो क्राइम ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ ले जाता है। और आतंकवाद यानी टेररिज्म जो 1860 में नहीं रहा होगा, आज जिसने नाक में दम कर रखा है, उसको भी डिफाइन करना ज़रूरी था। अच्छा, जो माइनर्स हैं उनके अगर अगेंस्ट कोई सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसके लिए जो 20 ईयर्स की पनिशमेंट रखी गई है मिनिमम, वो बहुत अच्छी है, जो कि दूसरों के लिए सीख बनेगी। अब ऐसे ही कई बदलाव आए हैं इन कानूनों में। अगर हम कहें कि IPC इन BNS in comparison to IPC, there are few sections. There are only 389 sections, and there were 511 sections in IPC. But if you see clearly and minutely, you will find out that those 511 sections have been divided into several parts, and it has been it's now it must be around, if you count in sections, all subsection in sections, it will be more than that, double of that, something like because हर जगह पे तो उपधारा जोड़ी गई, तो चीज़ों को ऐसा बनाया गया है कि एक ही धारा में जब एक ही परिभाषा होती थी, उसकी एक ही सज़ा होती थी, तो फिर मैं एग्जांपल उठाता हूँ वही धारा 506 IPC की। अब 506 यानी कि जान से मारने की धमकी देना, जो पहले यही डिफाइंड थी कि जान से मारने की धमकी दी, उसके लिए एक 7 साल तक की सज़ा थी, या जो भी हो, मैं शायद भूला हूँ। अब
क्या कर दिया कि उसी को 354 में जब चेंज किया तो 1 2 3 4 तक सब सेक्शन दिए गए, जिसमें जिसमें एक जो चला है वो हायरार्की वो ग्रेवियंस पे डिपेंड करती है। जहाँ पे ग्रेवियंस ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि 354 सेक्शन 354 BNS सब सेक्शन 4। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आदमी ऐसा दोषी पाया जाएगा कि जिसने कि जानलेवा हमला भी किया हो, उसमें इंसान बचा हो, अगर ऐसा उसने कर दिया FIR के बीच में, FIR होने के और इन्वेस्टिगेशन के बीच में, तो वो ग्रेवियंस बढ़ जाता है और इसकी सज़ा आजीवन कारावास तक कर दी गई, जो पहले नहीं थी। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है इसमें वो 12 साल का, सॉरी कितना कर दिया, आजीवन कारावास कर दिया गया। तो ये सारे चेंजेस थे जो हमारे क्रिमिनल लॉज में आए हैं इंडिया में 2023 से, उसके बाद लागू हो गए। अब जितने भी ट्रायल होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितने भी FIR लिखे जाते हैं, वो सारे अंडर सेक्शन अंडर BSA लिखे जाते हैं, सॉरी BNS लिखे जाते हैं, भारतीय न्याय संहिता की जो भी धाराएं हैं, जैसे कि 132 का मतलब ये हुआ कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके काम करने से रोकना या उसको कोई काम करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालना, ये चेंजेस आए हैं। और जहाँ पे एक्सीडेंट का मामला होता है वहाँ पे एक सेक्शन दिया गया 351। अब ऐसे ही और भी नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि जो पहले 307 थी IPC 307, उसको 109 किया गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेक्शंस चेंज हैं, उसके नंबर्स चेंज हैं। अब जैसे कि CRPC यानी आज का BNSS, जब इसमें भी कई सारे चेंजेस हैं। CRPC क्या होता है, देखिए IPC को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सारी चीज़ें CRPC में है। तो BNS कैसे एग्जीक्यूट होगा ये चीज़ BNSS में है, और सिर्फ उनके नाम बदले हुए हैं। जैसे कि पहले 107/16 में चालान होता था, उसको डिफरेंट कर दिया गया, उसकी नंबरिंग डिफरेंट हो गई, बट डेफिनेशन सेम है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सबकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई या सब में ही जोड़ दिया गया नया कानून, नई सज़ा रिजिड कर दिया गया, त्वरित न्याय चाहिए ऐसा कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे फेवर में हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कानून है, दिस इज़ आवर लॉ, ये इंडियन लॉ है। क्योंकि अभी तक तो हम वही है ना कि ब्रिटिश लॉज फॉलो कर रहे थे। 1860, आप यू कैन इमेजिन कि अभी इट्स 2025 और हम 1860 का कानून जो है 2023 तक ला दे रहे हैं अपने ऊपर, और उसी के ऊपर हमने सारे ट्रायल्स चले, सारी प्रोसीडिंग हुई, जो भी अभी जितने भी जजमेंट आए वो सब उसी पे आए। अब इसको हम ये कहेंगे स्वदेशी कानून है, अपना कानून है। जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। और अब तो शुरुआत में जब ये आए थे तो लोगों को दिक्कत हो रही थी कि अचानक से पुराने लॉयर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, अचानक से हटा दिया गया। पुलिस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि IPC एक ऐसी चीज़ थी कि जो हर पुलिस वाले की ज़बान पे रटी हुई थी, जिसकी पोस्टिंग थाने पे हो, जो FIR लिखता हो, उसको पता था। अगर उसको सिर्फ अपराध बताना था, वो एज ए उनके मेमोरी में इतना था कि हम एडवोकेट्स हैं, हमें नहीं उतना याद रहता जितना उन्हें मालूम था इसमें कौन सा सेक्शन लगना है, कौन सा सब सेक्शन लगना है। सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस को आ गई। लेकिन फिर ट्रेनिंग हुई लोगों की, SHOs की, SIs की ट्रेनिंग हुई, काफ़ी ट्रेनिंग सेशंस चले हैं। हम लोगों ने भी अपने आप को अपग्रेड किया, पढ़ा चीज़ों को, क्या चेंजेस आए हैं ये देखा। अब जो नई प्रोसीडिंग्स हैं वो नए कानून के हिसाब से हैं, और लोग 2025 है तो लोग यूज टू हो चुके हैं। यानी लोग जो लीगल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, अब वो चाहे लॉ से जुड़े, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं, पुलिस वाले हैं या वकील है, ये चीज़ें अब हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। शुरुआत में इसका काफ़ी विरोध हुआ था
कि ये कानून वापस लिए जाएं। भाई हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। वकीलों ने भी यही बात कहा कि हमें तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, बट देर इज़ नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट इन इट, देर इज़ नो रॉकेट साइंस। वही चीज़ें हैं, हिंदी में लिखी हुई हैं, इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, आपको जो भाषा समझ में आती हो उसमें लिखी हुई है। यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजली। आप अगर लॉ स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कीजिए। अगर आप क्रिमिनल लॉज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो इन 3 लॉज पे तो कमांड रखना ही रखना है। इसके अलावा भी बहुत से लॉज होते हैं, जैसे आर्म्स एक्ट या NDPS एक्ट 1985, जिसका फुल फॉर्म है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ये जिनेवा कन्वेंशन के बाद बना। और भी ऐसे कई एक्ट्स हैं जो कि क्रिमिनल कानून ही है, लेकिन अभी उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जल्द ही मिलूँगा दूसरे वीडियोस के साथ। दूसरे जो मुद्दे हैं, मैं एक आउटलुक दे देता हूँ कि मैं नए कौन से मुद्दे लाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इंटेलिजेंस की बात करूँगा इंडिया के, और उसके बाद यहाँ पे जो है गैंगवार्स की बात करूँगा, कुछ ऊंची पर्सनैलिटीज़ की बात करूँगा, जल्दी करूँगा। और टाइम निकाल के आप लोगों के बीच में आप लोगों का प्यार पाने के लिए ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।